स्मॉग की ये मोटी चादर दिल्ली की है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ये शहर और ये दृश्य दिल्ली का नहीं बल्कि स्मॉग की चादर में लिपटा शहर लंदन है। लंदन स्मॉग की वजह से ये कभी ऐसी सिटी बन गई थी जहां जीना मुहाल हो गया था। आज ये शहर एक मॉडर्न मार्वल है। लेकिन कैसे लंदन ने अपना यह स्वरूप इस तरह बदला कि ये स्मॉग से लिपटा एक शहर इतना डेवलप्ड, क्लियर और बेहतरीन तरीके से मैनेज शहर बना, और क्यों उसके मुकाबले भारतीय शहरों की हालत तबाह होती जा रही है। क्या वजह है जहां गुड़गांव से दिल्ली अब आपको इतना टाइम जाने में लगेगा जिससे ज्यादा टाइम आपको दिल्ली या मुंबई की फ्लाइट में लगेगा। यानी आप दिल्ली से मुंबई जल्दी पहुंच सकते हैं कंपेयर टू गुड़गांव से दिल्ली पहुंचने में। क्या वजह है कि भारत की मिलेनियम सिटी कही जाने वाली गुड़गांव आज इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस से जूझ रही है। नोएडा की बात करें, बेंगलोर की बात करें, हर जगह ये ट्रैफिक और बहुत ही बदतर इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों के लिए एक चैलेंज बन चुका है। और इन सब के पीछे गवर्नमेंट ने बहुत कोशिशें की, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम सुधरती क्यों नहीं दिख रही है। क्या है इसकी वजह और क्यों भारतीय अर्बन सिटीज तबाह हो रही हैं, क्यों वो डूब रही हैं? क्या है इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस। सबसे पहले समझिए भारतीय अर्बन स्ट्रक्चर क्यों बदल रहा है। पहले भारत एक ग्रामीण प्रधान देश माना जाता था। यानी मेजर इकोनॉमीज आपकी रूरल एरियाज में रहती थी, लेकिन वो सच्चाई अब बदलने वाली है। भारत चाइना के बाद दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा जो अर्बन सिटीज में रह रहे होंगे। इंडिया ने चाइना को पछाड़ के सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री होने का खिताब तो हासिल कर लिया। यानी भारत में सर्वाधिक लोग हैं, तो यानी उनके खर्चे और मेंटेनेंस भी उतना ही ज्यादा। लेकिन भारत की अर्बन पॉपुलेशन जो पहले रूरल पॉपुलेशन के हिसाब से कम हुआ करती थी, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और 2035 आते आते 675 मिलियन लोग इंडिया के अर्बन एरियाज में रह रहे होंगे। यानी चाइना की 1 बिलियन पॉपुलेशन जो अर्बन सिटीज में रहेगी, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर होगा ये। और ये नंबर इंडिया के लिए एक नई चुनौती सामने लाएगा कि कैसे इतने सारे लोग उन शहरों में रहेंगे जो शहर ऑलरेडी भीड़ और मिसमैनेजमेंट से ग्रस्त हैं। आखिर क्यों इतनी सारी योजनाओं के बावजूद इंडियन अर्बन सेंटर्स डेवलप नहीं हो पाते? क्या फ्लॉ है इंडिया की अर्बनाइजेशन में और क्या फ्लॉ है इंडिया की अर्बन पॉलिसी में, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका पहला रोल यह है कि जो भारत में अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, वो प्लान्ड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक डेवलप सिटी की बात करें या शहर की बात करें या देश की बात करें, फॉर एग्जाम्पल सियोल का एग्जाम्पल मैं लूँ तो सियोल एक ऐसा देश है जो साउथ कोरिया की राजधानी है। लेकिन मोबिलिटी और उस शहर पे कितना दबाव होता है, कितने लोग वहां रहते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से वहां की गवर्नमेंट मैनेज करती है। वो मैनेजमेंट आप नियमों के हिसाब से भी कर सकते हो और इंसेंटिव्स के हिसाब से भी। एक शहर जब डेवलप किया जाता है तो ध्यान रखा जाता है कि यहां कितना पॉपुलेशन ग्रोथ होने की संभावना है, कितना माइग्रेशन इस शहर में आने की संभावना है। भारत में ऐतिहासिक रूप से कुछ दुनिया के सबसे पुराने और बड़े शहर रहे हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, आगरा। ये ऐतिहासिक शहर रहे। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक के समय में ये बड़ी बड़ी राजधानियां रहीं। लेकिन आज के समय में जब आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वो बताता है कि भारत के पास एक बहुत बड़ी समस्या है अर्बन सिटीज को लेकर। भारत को रिक्वायरमेंट होगी कि इंडिया और लगभग $840 बिलियन अगले 15 साल में इन्वेस्ट करे, तब जाकर भी भारत की सिटीज का स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना होना चाहिए। इससे भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है भारत को एक डेवलप्ड स्टेट तक पहुंचने के लिए। और इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि फाइनेंस कैसे किया जाएगा। फाइनेंसिंग की दिक्कत तो ये रही ही है, लेकिन हालांकि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने ये दावा किया और कुछ हद तक किया भी है कि 1947 से लेकर 2014 तक जो इन्वेस्टमेंट थी वो 7 ट्रिलियन डॉलर्स थी। अगले 6 साल में $7 ट्रिलियन का वादा किया गया था जो अर्बनाइजेशन में निवेश किया जाएगा, जिनमें एक मेजर निवेश देखा भी गया, चाहे सड़कों का बनाना हो या फिर अमृत योजना हो या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, उसके बारे में। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना, इनएफिशिएंट हर जगह है। इसकी वजह यह है कि हमारे शहर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बने हुए। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं किसी शहर में? क्या लोगों के बस जाने के लिए सड़कें काफी होती हैं? नहीं। जब एक शहर बसता है तो उस शहर पे लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वहां एक खास तरह की इकोनॉमी होती है। जैसे अगर मैं याद करूं तो वाराणसी एक शहर है जिसकी जनसंख्या की ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि वहां जो रोजगार की संभावनाएं हैं जो मेजरली टूरिज्म से बढ़ती हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज वहां पर है
जॉब्स हैं टूरिज्म से जुड़ी हुई, और भी कई मुख्यालय हैं जिनके कारण काफ़ी लोग वहाँ काम करने जाते हैं और एक इकॉनमी रन होना स्टार्ट होती है। तो काफ़ी लोग वाराणसी की ओर शिफ्ट होते हैं। हाल में जैसे जैसे वाराणसी और इवन अयोध्या की मैं बात करूं, जहां रिलीजियस टूरिज्म बढ़ा है, वहां पर उस शहर की डिमांड्स बढ़ गई हैं। उस शहर में लोग आना शुरू होंगे तो वहां पर उतनी ही सर्विसेज प्रोवाइड करनी जानी होती हैं। जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी तो उन सर्विस को पूरा करने के लिए लोग वहां पर आकर रहना शुरू करेंगे। तो आप जो बिल्डिंगें बना रहे हैं, अगर वो केवल इसलिए बन रही हैं कि यहाँ एक मंदिर है या फिर यहाँ पर एक रिलीजियस साइट है जहाँ लोग शरणार्थी आएंगे या दर्शन करने वाले लोग आएंगे, तो वहां दर्शन करने के लिए जो टूरिज्म आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, केवल उनके लिए अगर आपने बिल्डिंगें बनाई, वो टूरिस्ट एक हफ्ते रह के वापस चले जाएंगे, उस हिसाब से आपने सिटी को प्लान किया है, तो आपकी प्लानिंग फेल होनी गारंटेड है। क्योंकि केवल टूरिस्ट वहां नहीं आएंगे, वो टूरिस्ट जो सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, उस सर्विसेज की पूर्ति करने के लिए वहां बहुत सारे लोग आएंगे। जब वो लोग वहां आएंगे तो उनके साथ उनके ऊपर डिपेंडेंट लोग भी वहां आएंगे, यानी उनके बच्चे, बीवियां, घर के सारे मेंबर्स। और वो जब वहां पहुंचेंगे तो उनकी अपनी अलग डिमांड होगी, उनको स्कूल्स चाहिए होंगे, उनको एक कम्युनिटी चाहिए होगी। तो यानी एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा उन चीज़ों के पीछे। अब इन सभी कारणों से वहां लगातार भीड़ बढ़ना स्टार्ट होगी, जिनको रहने के लिए घर, पीने के लिए पानी, सैनिटेशन की समस्याएं, ये सब उत्पन्न होगा। और अगर आपका शहर केवल टूरिज्म को फोकस पे रख के बनाया गया है तो वो इन चीज़ों की पूर्ति नहीं कर पाएगा और वहां पर दबाव बढ़ता ही चला जाएगा। और कुछ यही दिक्कतें भारत के कई शहरों ने देखी हैं, खासतौर पर दिल्ली, मुंबई जैसे शहर जहां एक बड़ी पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट की तलाश में पहुंचती है। बेंगलोर जैसे सिटीज में भी ये एक मेजर कंसर्न बन के उभरा है। भारत में इतने ज़्यादा लोग शहरों में हैं, और जब लोग शहरों में आते हैं तो उनके एस्पिरेशंस होते हैं। अगर कोई व्यक्ति शहर में आया, उसे एक जॉब मिली, तो उसकी एस्पिरेशन होगी पहली, या तो वो एक घर खरीदेगा या एक गाड़ी खरीदे। तो जैसे ही वो गाड़ियां खरीदते हैं, शहर में ट्रैफिक बढ़ता है। और क्योंकि आपकी शहर की प्लानिंग इस हिसाब से थी कि आज हमारे देश में अगर, या हमारे शहर में अगर 1 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है, तो आप सोचोगे कि चलो 5 साल में ये 2 मिलियन हो जाएंगे। लेकिन अक्सर हमारी अर्बन प्लानिंग में माइग्रेशन का एक बड़ा हिस्सा कवर किया ही नहीं जाता, यानी वो 1 से 2 नहीं बल्कि 1 से 5 मिलियन या 10 मिलियन तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि बाहर से बहुत लोग काम की तलाश में आते हैं, उनको काम मिलता भी है, एस्पिरेशन में आके लोग गाड़ियां भी खरीदते हैं, पर सड़कें उन गाड़ियों के लिए बनाई ही नहीं गई थी। और इसीलिए उन शहरों की बड़ी समस्या ये आती है कि दुनिया के सबसे बुरे रोड में से सबसे खतरनाक रोड भारत में माने जाते हैं, जहां पेडेस्ट्रियन हर मिनट मौत के गले लग जाते हैं। खासतौर पे मोटरसाइकिल राइडर्स और साइकिल राइडर्स सर्वाधिक रूप से मारे जाते हैं या पेडेस्ट्रियंस की मौत होती है। तो चाहे वो शहर कोची का हो, चाहे वो शहर बेंगलोर का हो, ये समस्याएं बनी ही रहती हैं। इसके अलावा जो लोग शहर की तरफ आते हैं, जब उन्हें घर नहीं मिलता, उन्हें सड़कें नहीं मिलती, तो वो अपने लिए खुद का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और फिर वहाँ क्रिएट होती हैं अनरेगुलराइज्ड कॉलोनीज। वो शहर या वो घर जो लोगों ने खुद से बनाए थे, वो उपाय बनने लगता है इन दिक्कतों का। जैसे किसी के पास एक घर है जहां उसकी एक 2 मंजिला इमारत वाला घर है, उसे दिख रहा है आसपास डिमांड बहुत है, तो वो अपनी 1 मंजिल ऊपर और चढ़ाएगा, उसको किराए पे लगा देगा। इसी तरह देखते देखते लोग वहां और घर बनाना इलीगली कंस्ट्रक्ट करेंगे और एक एक बिल्डिंग या एक एक फ्लोर बढ़ाने लगेंगे ताकि किराया मिल सके। क्योंकि वहां सप्लाई कम होती है, तो लोग जो सरकारी ज़मीनें हैं, खासतौर पर जो लोग सर्विस प्रोवाइड करने आते हैं या इकोनॉमिक लेवल पे हाशिए पे रहते हैं, वहां पहुंचकर अपने लिए झुग्गी झोपड़ी या कुछ इस तरह की व्यवस्थाओं में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, कम से कम हमें वहां रहने के लिए एक आसरा मिल जाए। और इसी तरह भारत में हर एक शहर में अर्बन पॉलिसी की वजह से इतनी सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती है, जहां हम बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी करते हैं, बड़े बड़े मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे अर्बन क्लस्टर्स हैं, उनके आसपास एक पूरा दूसरा शहर बन जाता है। गेटेड सोसाइटी हमारे देश की एक रियलिटी बन चुकी है, यानी लोग गेटेड सोसाइटी बना लेते हैं जहां पर फ्लैट्स करोड़ों के बिकते हैं, लेकिन उन फ्लैट्स के आसपास आप हरदम देखोगे उनको घेरे हुए एक अलग अनरेगुलराइज कॉलोनी सी होती है, झुग्गी झोपड़ियों का या स्लम्स का एक पूरा क्लस्टर होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि इन गेटेड कम्युनिटी को सर्व करने के लिए जो लोग यहाँ आएंगे, उनके पास कहाँ उनका रहना है या कहाँ वो रहेंगे, कैसे वो अफोर्ड करेंगे, उसकी जिम्मेदारी गेटेड कम्युनिटीज लेती नहीं है। तो इस इकोनॉमी को रन करने के लिए, इस चमचमाती शहर को, इस चमचमाते गेटेड सोसाइटी को रन करने के लिए जो मेहनत लगती है, वो करने के लिए जो लोग चाहिए, उनके लिए शहरों में जगह नहीं होती, तो अपने लिए जगह खुद बनाते हैं। और वो जगह अक्सर इलीगल होती है, अनरेगुलराइज्ड होती है, क्योंकि वहां पर ना सरकारी सुविधाएं होती हैं और ना ही वो स्ट्रक्चर्ड होता है, वो ना ही वो इनके प्लान में होता है। और इसीलिए वहां आपको दिखती है ऐसे स्लम्स का एक पूरा चक्र जो इन शहरों के आसपास फैल जाता है। और वहां से लोग यहाँ काम करने आते हैं और भर बार शहरों की तरफ जाते हैं गांव से लोग, और वहां इन स्लम्स में वो लोग रहना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहीं वो अफोर्ड कर पाते हैं और यहीं उनका सोशल नेटवर्क होता है।
मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा। ये सोशल नेटवर्क है, जैसे गांव का कोई एक व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, उसके थ्रू ही और लोग वहां जाएंगे और वहां पर काम करना शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर वहां से बनना स्टार्ट होता है, लोग वहां काम करना शुरू करते हैं। और क्योंकि जो अर्बन सिटीज बनाई गई हैं वहां पर इनको ध्यान में नहीं रखा जाता, तो ये लोग जब वहां पहुंचते हैं तो या तो वो स्लम्स में, या जैसे उनकी थोड़ी इनकम बढ़ती है तो किसी कॉलोनी में घर लेते हैं, जो अक्सर अनरेगुलराइज्ड होती है, क्योंकि रेगुलराइज तो उनको किया ही नहीं गया, प्लान किया ही नहीं गया कि वो लोग भी होंगे जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होगी और वो बिल्कुल ही, अगर आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। उस बीच की सीढ़ी के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। स्कूल्स हो, एजुकेशन, उनकी डिमांड्स के लिए लोग वहां पहुंचते हैं और वहां ये ऐसी कॉलोनीज का आपको एक पूरा जाल दिखता है जहां लोग फिर रहना स्टार्ट करते हैं और जनरेशन्स वहां पे रहने लगती हैं। और इसकी वजह है लैक ऑफ प्लानिंग, और इवन जो एक गैप है फाइनेंशियल कैपेसिटी का, वो भी एक बड़ी समस्या है। अर्बन एरियाज में केवल 3% इंडिया का लैंड है, लेकिन वो 70% तक जीडीपी में प्रोवाइड करते हैं। यानी भारत के अर्बन एरियाज में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वो लोगों के लिए जॉब, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इन सब की व्यवस्था करते हैं। लेकिन भारत ने अपने शहरों को ढंग से प्लान ही नहीं किया। और इतना ही नहीं, भारत में जो अर्बन सेंटर्स अच्छे से डेवलप हुए भी हैं, वहां भी आजकल एक अलग तरह की समस्या देखी जा रही है। वहां पर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेटीज का एक बड़ा ही खतरनाक स्वरूप देखा जा रहा है। दिल्ली जैसे शहर में जहां पर स्मॉग और ऐसी समस्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, बल्कि दूसरे शहर जैसे बैंगलोर या चेन्नई की बात करें तो वो बाढ़ से जूझते रहते हैं, और इन बाढ़ की वजह से वो पूरे के पूरे शहर पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ये तो टायर 1 सिटीज़ हैं। मैं टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ की बात करूं तो पटना, लखनऊ, जबलपुर जैसे शहर अलग अलग समस्याओं से ग्रसित हैं, जहां पर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को तो रिजॉल्व करने की कोशिश भी वहां की म्यूनिसिपैलिटीज या वहां की गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं करा है। कोशिश करी भी गई है तो वो बहुत लिमिटेड तरीके से सक्सेसफुल हुई है। और इसकी वजह यह है कि वहां का गवर्नेंस स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज नहीं हो सका, यानी वहां के लोगों के हाथ में अपनी किस्मत नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आप कह सकते हैं कि लोग तो वोट देकर अपने चुनिंदा लोगों को ही वहां भेजते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आप किसी शहर की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां के लोगों से भी राय ली जाए कि हमें अर्बन स्ट्रक्चर कैसा प्लान करना है, टेंडर्स किस कंपनी को दिए जाएं, क्या क्या समस्याएं हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए अपने अर्बन सेंटर्स को प्लान करें, जैसे लंदन या पेरिस में किया जाता है। लेकिन भारत में मेयर, अगर दिल्ली के मेयर की बात करें तो लंदन के मेयर के सामने कहीं नहीं ठहरते। मुंबई एशिया की सबसे बड़ी, जो आप कह सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी है, सबसे अमीर म्यूनिसिपैलिटी है, वहां भी अगर आप सड़कों का हाल देखें तो बद से बदतर है। बाढ़ आना और लोगों की जान जाना, सड़कों पर गाड़ियां डूब जाना, ड्रेन्स में तैर जाना, वो एक नॉर्मल सी बातें हैं, जिसके पीछे वजह है इनएफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग। जो पॉलिसी मेकिंग ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में न रखते हुए केवल एक विजन लेके चलती है, जो वेस्ट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता है। इसीलिए आपको भारत में ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती हैं जो भारत के टेम्परेचर के हिसाब से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, ये असल में वर्टिकल हाउसिंग के थ्रू, यानी आप एक ही जगह पर कई सारी इमारतें बनाकर लोगों के लिए घर बना सकते हैं। ऐसा कुछ मॉडल सिंगापुर में और कई ऐसी कंट्रीज में से चाइना में सक्सेसफुल हुआ। लेकिन भारत का वेदर कुछ ऐसा है कि अगर आप कांच की ऐसी बिल्डिंग्स बनाते रहेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी, बल्कि उल्टा उन बिल्डिंग्स को मैनेज करने के लिए आपको और ज़्यादा बिजली की रिक्वायरमेंट होगी, एसीज की रिक्वायरमेंट होगी, और वो सस्टेनेबल क्लाइमेट के लिए होंगे भी नहीं। लेकिन भारत में लगातार ऐसी ही बिल्डिंगें बन रही हैं क्योंकि क्लाइमेट पे ध्यान दिया नहीं जाता। इसलिए बाढ़, प्रदूषण और इन सब समस्याओं से हमारे शहर जूझते हैं। लोगों की डिमांड बिजली की बढ़ती चली जाती है और नतीजा ये हो रहा है कि कई सारे लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर या वाटर और वेदर की वजह से परेशान हैं। जैसे इंडिया के कई ऐसे लोग जो अब अफोर्ड कर सकते हैं किसी बड़े शहर में जाके रहना। फॉर एग्जांपल, कई ऐसे देश हैं जहां डिजिटल नोमैडिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, यानी ऐसे लोग जो अपना काम मोबाइल या लैपटॉप या इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। वो उनको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी ऑफिस में डेली जाएं, तो वो कहीं से भी इस काम को कर सकते हैं। तो वो क्यों इन शहरों में रहें अगर वो इससे कम दरों पर बाली, बाकू, इन जैसे शहरों में जाके रह सकते हैं, इन देशों में रह सकते हैं, जैसे अजरबैजान या फिर मलेशिया या सिंगापुर, और ऐसे शहर इन लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं। तो वहां पर इंडिया से होगा क्या, इंडिया का बड़ा कैपिटल यहां से बाहर निकलेगा और सिटी में डेवलपमेंट का फोकस नहीं रहेगा। एक और बड़ी समस्या जो हमेशा से एक बड़ा पार्ट रही है वो है ड्रेनेज सिस्टम। भारत में हमेशा उसका एक बड़ा अभिशाप रहा है। जैसे दिल्ली के एलजी ने कहा था कि दिल्ली का सैनिटेशन सिस्टम, ड्रेन सिस्टम कोलैप्स होने वाला है, और हो चुका है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो सफलता मिलनी चाहिए वो मिली नहीं। अगर हम दिल्ली का एग्जांपल देखें, दिल्ली का शहर जो कभी 4 मिलियन पॉपुलेशन का हुआ करता था, आज 33 मिलियन तक पहुंच चुका है। 33 मिलियन पीपल लिव इन दिल्ली टुडे। लेकिन वहां क्या लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं?
अगर आप अर्बनाइजेशन और डेंसिटी को देखें तो आपको दिखेगा कि आज या 2021 का डेटा है, लेकिन अब 2023 में देखें तो इसका और बुरा हाल है, 2024 में और बुरा हाल है। 243 एक्स्ट्रा आवर्स लगते हैं कम्यूट करने में लोगों को 2019 के मुकाबले 2021 में। यानी जिस तरह की हालत लोगों की होती जा रही है, यानी गाड़ियों को खरीदना, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, ये लगातार बढ़ती जा रही है। और ये मेट्रो क्राइसिस केवल दिल्ली में नहीं, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बहुत सी समस्याएं हैं, सीवर की, सीवेज की, वाटर की, शुद्ध पानी नहीं मिलता क्योंकि शहरों का लोड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वहां पानी की समस्या रहती है। चेन्नई जैसे राज्य ने एक 0 डे देखा जहां पर उनके शहर के सारे नाले सूख चुके थे, नल के या टैप वाटर मिल ही नहीं रहा था। और ये सब आया था क्यों? क्योंकि वाटर का बहुत ही मिसयूज हुआ। वाटर के जो बेसिक ड्रेनेज की व्यवस्था है, ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, नदियों को तबाह कर दिया गया है जहां पर ट्रीटमेंट नहीं की जा रही है। अगर आप भारत के नक्शों को देखें तो आपको दिखेगा कि भारत में जो शहर हैं, सीवेज पॉइंट की अगर हम बात करें तो वहां उनको ट्रीट ही नहीं किया जाता। अगर आप देखें तो कई ऐसे शहर हैं जहां वाटर ट्रीटमेंट का हाल बहुत बुरा है। बिना ट्रीटमेंट के ही जो सीवेज है उसको एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है, जो एक बहुत बदतर स्थिति है। भारत में अलग अलग राज्यों में जितनी कैपेसिटी है उससे कम लेवल पर वेस्ट को ट्रीट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पानी के पारंपरिक स्रोत हैं वो पोल्यूटेड हो चुके हैं। उसके अलावा जो और स्रोत हमें बनाने चाहिए, रिजर्वियर हमें बनाने चाहिए, वो हम बना नहीं पाते। इसलिए अगर कभी मानसून कमजोर पड़ जाता है तो हमारे पानी के सारे स्रोत सूख जाते हैं। हम पानी के सूखे हुए स्रोत प्लानिंग की कमियों की वजह से सैनिटेशन की प्रॉब्लम झेलते हैं, और ना ही जो हमारे प्लानिंग में जो एक कोड होता है, जैसे दिल्ली का मास्टर प्लान है 2041 का जिसकी बात की गई है, जहां पब्लिक कमेंट्स के लिए से खोला गया था कि वॉकिंग, साइकिलिंग, इस सब पे फोकस किया जाएगा। वैसे ऑलरेडी इंडिया में बिल्डिंग कोड होते हैं जिसके तहत आपको रूफटॉप पर वाटर कंजर्वेशन का काम करने के लिए एटलीस्ट कुछ स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। उसको अप्लाई किया नहीं जाता। चाहे हाउसिंग सोसाइटीज हो या टाउनशिप्स हो, उनमें भी जो बातें इंश्योर करनी चाहिए कि आपका जो वेस्ट है वो ट्रीटमेंट हो, या फिर जो आपके वेस्ट है वो सेपरेटेड रहे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट को सेपरेट किया जाए, उन लॉज को फॉलो नहीं किया जाता। लगातार ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, पानी की लगातार कमी रहती है, और 300 बिलियन लीटर ऑफ पानी केवल जो हमारे सरफेसेस हैं उनके ऊपर सड़कें बनती चली जा रही हैं। तो जो पानी पहले बरसात के बाद ग्राउंड वाटर में चला जाता था, जो परमिएबल हुआ करता था, वो भी अब संभव नहीं रहा। वो अपने आप को रिचार्ज नहीं कर सकते। जो भारत में पानी के स्रोत होते हैं जमीन के नीचे, वो बारिश के थ्रू पानी सोख कर उस जो वो रिजर्वेयर है उसको फुलफिल कर दिया करते थे, लेकिन अब वो भी संभव नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा सीमेंटेड हमने अपने शहरों को बना दिया है। तो जब ये प्लानिंग हम अपने शहरों की करते हैं तो इन्हीं कारणों से हम कह सकते हैं कि दिक्कतें कुछ इस तरह से बढ़ गई हैं कि जहां भारतीय प्लानिंग, भारतीय शहर और भारतीय शहरों का स्वरूप पानी की कमी, नदियों के प्रदूषण और ओवर क्राउडिंग की वजह से तबाह होता दिख रहा है। इसका रीजन यही है कि हमारे राज्यों में अनऑथोराइज कॉलोनीज, झुग्गी झोपड़ी सेटलमेंट, स्लम्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और इन कॉलोनीज में बेसिक सुविधाएं नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें मानती है कि इलीगल है, जबकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उस शहर की वहीं पर बसती है। इसी वजह से अगर आप देखें तो वेस्ट वाटर का जनरेशन भारत में बढ़ता ही चला जाता है। जब आपके देश में ऐसी अनरेगुलराइज्ड कॉलोनीज बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग ऐसी जगहों पर ज़्यादा रह रहे होते हैं जहां पर गवर्नमेंट की बेसिक सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ वेस्ट ज़्यादा जनरेट होता है। ज़्यादा वेस्ट जनरेट होने की वजह से वो वेस्ट ट्रीट करना और मुश्किल हो जाता है, और ऑलरेडी जो देश की सुविधाएं हैं वो कुछ इस तरह की हैं जहां पर ट्रीटमेंट ढंग से होती ही नहीं। तो यानी आपके सारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन फैलता चला जाता है। इसकी वजह से ही भारत में चाहे पॉपुलेशन का प्रेशर हो, चाहे सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप हो, चाहे ट्रैफिक का इशू हो, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो सवाल ये आता है कि क्या ट्रैफिक इस वजह से है कि सड़कों पर गाड़ियां ज़्यादा हैं, तो इसको रोका कैसे जाए? इसे रोकने के लिए आप रूल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, तो क्या इससे ट्रैफिक रुक जाएगा? भारत ने करोड़ों रुपए स्पेंड किए हैं हाईवेज बनाने के ऊपर, एक्सप्रेसवेज बनाने के ऊपर, पर अगर आपको सड़कों पर ट्रैफिक कम करना है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करना होगा। दिल्ली मेट्रो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां लाखों करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं मेट्रोज में, और उनसे एक तो कार्बन का उत्सर्जन कम होता है, इमिशन कम होता है, और
सिटी पे लोड कम होता है। लेकिन भारत में जितना हम केवल सड़कों पर और ऑटोमोबाइल्स पर खर्च करेंगे, उसके बजाय हमें अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को स्ट्रेंथन करना होगा, जिससे हमारे शहर में प्रदूषण भी कम होगा और ट्रैफिक की समस्याएं भी रिजॉल्व होंगी। हाई स्पीड ट्रेन्स एक रियलिटी है जिसकी ज़रूरत भारत को बहुत ज़्यादा है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स अब बाकी राज्यों में भी बढ़ाए जा रहे हैं, पर क्या उनकी प्राइसिंग और क्या उनकी अफोर्डेबिलिटी और क्या उनकी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ऐसी है कि वो देश भर की सुविधाओं को रिजॉल्व कर सके? ऐसा दिखता हो नहीं रहा। हालांकि मेट्रो प्रोजेक्ट्स होने के बाद, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद कई चीज़ें में सुधार देखा गया है। जैसे भारत में रोड सेफ्टी को अगर बढ़ाना है, लोगों की जान जो सड़कों पे जा रही है उसको कम करना है, तो अगर हम उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेके आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जब हम अपनी सड़कों को डिज़ाइन करते हैं तो सड़कें कारों को ले जाने के लिए डिज़ाइन नहीं की जाती हैं। ओरिजिनल रीज़न ये है कि जो सड़कें चल रही हैं उनको लोगों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। और ज़्यादा लोग किससे जाएंगे? एक कार से, एक बस से या एक ट्रेन से? तो एक कार से मुकाबले एक बस से और एक ट्रेन से ज़्यादा लोग जाते हैं। तो क्या हम बसेस के लिए रोडवेज को बेहतर डेवलप नहीं कर सकते? और ये कमी भारत की प्लानिंग में हमेशा देखी गई है, जिसकी वजह से भारत में एक बड़ी समस्या देखने को हमें लगातार मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जहां जहां बसेज में महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री किया गया, वहां पर लगातार महिलाओं की मोबिलिटी बढ़ी है। भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को फ्री तक करने की बात की गई है, ताकि लोग अपनी व्हीकल्स के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग में ऐसे बदलाव करने की ज़रूरत है, इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है कि लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें, ताकि वो घंटे इन ट्रैफिक जाम्स में बदलने के बजाय मेट्रो में या किसी कन्वीनियंट और अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के सहारे बेहतर तरीके से जल्दी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। अगर ट्रैफिक का हाल ऐसा रहा तो भारत की शहरें अनलिवेबल हमेशा बनी रहेंगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इससे पोल्यूशन फैलता है और पोल्यूशन की वजह से आपके कई शहर दम घुटने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। बात जब आती है सीवेज ट्रीटमेंट की, तो वहां स्वच्छ भारत जैसे अभियानों को और स्ट्रांगली पुश करने की जरूरत है, जिन्होंने काफी हद तक चीजों को रिजॉल्व किया है, लेकिन ढंग की इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से कई राज्यों में इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया और लॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा, और उसके को नजरअंदाज करने की वजह से दिक्कतें बढ़ती दिख रही हैं। अगर सरकार अपने लॉज को सही समय पर इंप्लीमेंट करवा पाए, अगर जो हमारे अर्बन कोड बिल्स हैं उनको हम अप्लाई करवा पाए, अगर हमारी प्लानिंग केवल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से आगे बढ़कर लोगों को उसमें जोड़ें, डिसेंट्रलाइज करें, म्यूनिसिपैलिटीज की फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर करें, उनको प्लानिंग का एक हिस्सा बनाएं और एक पार्टिसिपेटिव मॉडल को फॉलो करें, तो शायद हम एक बेहतर शहर और अर्बन डेवलपमेंट देख सकते हैं, जो अभी कहीं होता दिख नहीं रहा। भारत लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान होने के बावजूद भारत के शहर डूबते दिख रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने स्मार्ट सिटीज़ और एक बेहतर जो सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप करने की बात कर रहे हैं, अपने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब इन सब पे फोकस करें तो ये भी फोकस करें कि वो शहर खुद को सस्टेन कर पाए। उनमें फोकस इस चीज़ के ऊपर हो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और कन्वीनियंस ऑफ लाइफ केवल उन लोगों के लिए ना हो जो ऊपरी सतह पर बैठे हैं, बल्कि जो लोग हाशिए पर हैं उनकी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम हो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत और बाकी जो अमृत योजना है उसके अंतर्गत भी बातें की गई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की, लेकिन वहां भी जो गोल्स अचीव करने थे उनसे हम बहुत पीछे रह गए हैं। अब भविष्य हमें बताएगा कि ये किस ओर और कहां जाएगा। तत्काल तो रियलिटी ये है कि हमें इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है कि हम अपने प्लानिंग को और इम्प्लीमेंटेशन को कैसे और बेहतर कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अच्छी प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करें, और अच्छी प्लानिंग तब होगी जब आपको कोई अच्छे से गाइड कर पाए। तो उसी के लिए हमारे फाउंडेशन कोर्सेज ओपन टू ऑल हो चुके हैं, जिनमें आप अगर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप टाइटन को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट 2026 है तो टाइटन के लिए इंग्लिश का बैच है। इंग्लिश बैच हमारा संकल्प का है, जो हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। इसमें आपको जीएस की लाइव क्लासेस मिलती हैं, साथ में उनका रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलता है, जहां अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और बाद में रिकॉर्डेड वर्जन आपके पास होंगे तो अपनी सहूलत के हिसाब से बाकी क्लासेस भी कवर कर सकते हैं। सीसेट की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, डेली एमसीक्यू मेंस के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ई बुक्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, जो आपको हर तरीके से तैयार करेगा कोई भी डाउट अगर आपके मन में आए तो उसको लेकर।
ये सब आपको उपलब्ध होगा केवल 7,999 से ही। ये कोर्सेज इसी प्राइस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नया बूस्ट दे सकते हैं। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।